बच्चों को एक नैरेटिव की तरफ लेके जा रहे हैं, उनकी जांच परख लगातार हो रही है। आपको हैरानी होगी जानकर कि करीब 1.5 लाख बच्चे कोरोना के टाइम में चिल्ड्रन होम्स में बंद थे, जबकि उनके घर परिवार थे, माँ बाप उनको बुला रहे थे कि हमें वापस भेजिए, लेकिन ये जो बाल गृह वाले, विशेष बाल गृह वाले लोग उनको जाने नहीं दे रहे थे। तो ये प्रयास किया गया कानूनी तौर पर कि ये 1.5 लाख बच्चे वापस अपने परिवार में जा सकें। तो पिछले 1.5 सालों में ये बच्चे वापस गए अपने परिवारों में, और अब कोई वापस आना भी नहीं चाहता। ये ज़बरदस्ती का एक क्रिएट किया गया फंडा है कि आप बच्चों को बाल गृह में डाल दीजिए, ताकि आप सब लोगों को गूगल पर अभी एड्स आ रहे होंगे, बच्चों की तरह तरह की फ़ोटोग्राफ आती है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई कहाँ है। ये सब पैसा जो इकट्ठा होता है, ये सब पैसा इन्हीं बाल गृहों में जाता है, और इन्हीं बाल गृहों से ये नैरेटिव तैयार होता है। इसी की कहानी है। थैंक यू सो मच। उल्टा जी आपके पास आते हैं, आपकी नई कहानी संग्रह में आपने पहले लघु कहानियाँ लिखी हैं, कविता संग्रह आपने बताया था, काफ़ी आपके एक अलग अलग उसमें ये मैगजीन्स में छपे हैं और ये सब, लेकिन ये आपकी शायद पहली कोशिश है कहानी संग्रह की। तो सिसकती सांकलें, ये शीर्षक थोड़ा सा आप अगर सबको बताना चाहेंगे। कहानी का शीर्षक जो सिसकती सांकलें है, पहले मैं इस कहानी संग्रह के बारे में बताना चाहूँगी। इसमें कुल 13 कहानियाँ हैं, और 13 कहानियाँ रखने के पीछे जो मेरा मकसद था, क्योंकि 13 नंबर को कई लोग अशुभ मानते हैं, तो मेरा यही मकसद था कि 13 नंबर अशुभ नहीं होता है। और इसमें जो एक कहानी इसमें है जिसका शीर्षक है एक गांव की मौत। उस गांव, इस कहानी की मैं आपको एक संक्षेप में बताना चाहूँगी कि इस कहानी एक गांव की कहानी है, जिसमें एक परिवार का बेटा दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहता है। जैसा आजकल हमारे सभी गांवों की कहानी लगभग यही है। तो उसके पिता और उसकी पत्नी और उसके बच्चे गांव में रहते हैं, और उसी बीच मतलब मदर की डेथ हो जाती है। तो बेटा फ़ोन पर अपने पिता से कहता है कि जब माँ की बरसी हो जाएगी, 1 साल पूरा हो जाएगा, उसके बाद कमला और बच्चे भी मेरे साथ दिल्ली आकर रहेंगे, और आप यहाँ पर अकेले कैसे रहोगे, आपको भी फिर दिल्ली चलना है। और 1 साल बीत जाता है, माँ की बरसी होती है, तो फिर पिता को बेटे के साथ दिल्ली जाना होता है। उस वक्त जब वो दिल्ली जाते हैं, उस वक्त की घटना है, सांकल जो दरवाज़ों में लगाई जाती है। और हमारे गांव में वैसे देखा जाता है कि दरवाजे कभी बंद नहीं होते। शहरों में तो हम घरों में ताला लगा के रखते हैं, घर में होते हैं तो भी अंदर से बंद करके रखते हैं, लेकिन गांव के दरवाजे जो हैं वो खुले ही रहते हैं हमेशा। तो उस वक्त जो सांकल लगाई गई, दरवाजे में जो सांकल लगाई गई, उसने उस वृद्ध चेहरे पर की आँखों में थोड़ा नमी ला दी थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसका शीर्षक सिसकती सांकलें रखा। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि पुस्तक आपकी आने वाली है, और ये सब पढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ मैंने इसमें से कहानी पढ़ी थी, जैसे बरगद की छाँव, उसके बारे में भी हम बात कर रहे थे, अभी हम उस पर भी चर्चा करते हैं। सब प्रेतमा जी, मेरे उपन्यास प्रेत माँ पर मैं चर्चा करूँगा, लेकिन अभी अकेला ही चले गए। तो मेरी बहुत अच्छा सेशन चल रहा था, और बहुत रोमांटिक था और बहुत एनर्जेटिक था। तो मैंने एक मेरी जो कविता संग्रह है, उसके कविता मैंने नोट कर ली थी कि मैं जानते ही पहले सुनाऊँगा, थोड़ा उसका तारतम्य बनेगा। लेकिन अब पहले मैं प्रेत माँ से पहले ये कविता सुनाना चाहूँगा। तो लेखकों के बारे में है कि हमको क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। तो लेखक की कलम में शब्दों की धार होनी चाहिए। लेखक की कलम में शब्दों की धार होनी चाहिए। कलम उगलती आग हो,
भावों की तलवार बननी चाहिए। मन में ऊंचे आदर्श हों, मन में ऊंचे लेखकों के लिए वगैरह मन में ऊंचे आदर्श हों, वैसे तो सभी के लिए लागू होता है। मन में ऊंचे आदर्श हों, बुराइयों के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। तुम्हें युद्ध की नहीं कलम कागज स्याही की दरकार होनी चाहिए। समस्याओं का हल न निकाल सको कोई बात नहीं। लेखक के बस की बात नहीं कि वो समस्याओं का हल निकाल सके या सड़कों पर लड़ सके। समस्याओं का हल न निकाल सको कोई बात नहीं, शब्दों के तीखे बाणों से समाज में हलचल मचा देनी चाहिए। निर्जीव वस्तुओं से हमारे पास कलम चाहिए और दवा है, अब तो दवा रेडीमेड आ गई। तो निर्जीव वस्तुओं से सजीवता का आभास कराओ तुम। निर्जीव वस्तुओं से सजीवता का आभास कराओ तुम। संभल कर कलम उठाना लेखन से तुम्हारा परिचय दिखना चाहिए। लेखक की कलम में शब्दों की धार होनी चाहिए। तो मैं इसी से शुरुआत करना चाह रहा था, लेकिन विषय बदल गया और मैं बाद में एक कविता जो अकेला जी ने स्त्री शोषण पर या उनके सशक्तिकरण पर सुनाया, मैं भी वो सुना, मैंने भी उसको पॉजिटिव ढंग से लिखा है। आज महिला कहाँ पहुँच गई वो बाद में सुनाऊंगा, लेकिन जो आज मेरी विषय आदरणीय जी ने दिया है कि प्रेत माँ इस उपन्यास का नाम क्यों है। तो उत्तराखंड से गांव से कितने लोग हैं यहाँ, जरा हाथ खड़ा करें। काफ़ी लोग हैं। आप देखा होगा गाँव में हमारे यहाँ जागर बहुत लगते हैं और भूत भी बहुत आते हैं। तो ये चूंकि मैं कुमाऊं की पृष्ठभूमि से हूँ और लेखक को वही अभी आदरणीय से बात हो रही थी महोदय से कि हमको अगर हम लोग से लिखें यानी अपने आसपास से लिखें तो वो साहित्य हमेशा कालजयी होगा। अगर आप बनावटी लिखेंगे तो वो लंबे दूर तक नहीं जाएगा। जो हमने भोगा है, जो हमने देखा है, सुना है, उसको अगर शब्दों में आप बढ़िया से उकेर सकें तो वो दिलों को छू जाएगा। ये बात चल रही तो मैं ये फिर सन्यासी योद्धा पर आ जाता हूँ। तो एक दिन नैनीताल से एक महिला का मेरे पास फोन आया, चंदुला जी आप क्या लिख देते हैं भाई, रोना आ गया मेरे को, आप भुला देते हैं। अरे मैंने कहा मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, कोई गलत शब्द मेरे? नहीं, आपने इसमें शादी का इतना बड़ा दृश्य लिख दिया है कि कैसे परछन होती है, कैसे पिछौड़ा पहनते हैं और मुंह निकालते हैं। वो क्योंकि लेखक है तो वो विस्तार से कोई विषय को लिखता है। तो हमको अपनी शादी की याद आ गई और हमने रोना आ गया। तो लेखक के पास शब्दों इस तरह से लिखना चाहिए कि अगले के दिलों को छू जाए। तो प्रेत माँ जो मैं बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से गाँव में हर एक को ये अनुभव होते हैं, जागर होते हैं हमारे यहाँ। और एक प्रेत भी होता है, उसमें वो कुछ कहानी सुनाता है। वो सही है या नहीं है, अंधविश्वास है, प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं, ये विज्ञान का विषय है। ये कोई आवश्यक नहीं कि वो सही हो ना। मैंने उस दृष्टिकोण से लिखा है। मैंने उस दृष्टिकोण से लिखा है जो वो प्रेत बोलता है, जो मेरे कहानी के प्रेत ने बोला, उसमें क्या सत्यता थी, क्या नारी का शोषण हुआ, नारी को प्रेत कैसे बनना पड़ा, और उस बात को वो आगामी पीढ़ी को जो नहीं जानती इस बात को, उसको बताती है कि प्रेत जो मेरे को बनने का जो मुझे कष्ट झेलना पड़ा या प्रेत बनना पड़ा, तो मुझे क्यों बनना पड़ा, मेरे साथ क्या अन्याय हुआ, वो आगे वाली पीढ़ी को बताना चाहते। प्रेत की आपने जो बात करी थी कि क्योंकि उसको अपने शोषण की कथा सुनानी थी और उसके पास कोई और तरीका नहीं था, तो वो प्रेत बन के उस कहानी को बताया है, उसने उस सबके सामने लाया है। तो आपने जो करा है नारी शोषण की कहानी को, आपने हमारे उत्तराखंड की जो पुरानी प्रथा है जागर, उसके साथ आपने दोनों बिल्कुल जागर का इसमें मेरा सीधे कोई मैंने जिक्र नहीं है, क्योंकि मैं साहित्य लिख रहा हूँ तो मैं कोई ऐसी काल्पनिक चीज में न लिखूं कि जो वास्तव में है या उसकी कहीं तार्किकता नहीं है।
हमने उसको एक विषय बना लिया कि प्रेत आया और उसने अपनी बात कही, और उस कहने के पीछे क्या कारण था। कोई ये नहीं कि हमने प्रेत आया वो कुछ बोल रहा है, तो उसके पीछे जो उसके साथ अत्याचार हुआ, और मैंने ये भी लिखा कि आखिर हम प्रेत हमसे क्या चाहता है। वो हमसे कुछ, आपने जनरली प्रेतों के बड़े विविध से और बड़े डरावने चित्र पुस्तकों में देखे, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक अच्छी माँ है, उसका एक बच्चा भी वो छोड़ के जाती है, तो उसको भी वो, उस बच्चे को पता भी नहीं होता है कि मेरी माँ भी थी, क्योंकि वह पैदा होते ही उसको छोड़ गई, और वो अपना जो भी उसके शोषण हुआ है, जो भी उसने आत्मसर कर लिया, तो वो जब प्रेत के रूप में आती है, जब वो बहुत बड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि रिटायरमेंट की स्थिति में होता है, तब ये प्रेत आता है और उसको बताता है कि मैं तेरी माँ हूँ। और जो उसकी पालक माँ होती है, वो भी इतनी अच्छी माँ होती है। जनरली लोग सौतेली माँ को बहुत खराब दिखाते हैं, लेकिन मेरे जो कथानक में जो सौतेली माँ है, वो उसको पूरे जीवन भर यह एहसास नहीं होने देती है कि ये मेरा बेटा सौतेला है। ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। यहाँ तक कि जब उसका मृत्यु होती है, तो वो अपने पति से कहती है कि मेरा जो दाह संस्कार है वो मेरा बड़ा बेटा करे, जबकि ये कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बड़ा बेटा ही करता है प्राय। तो उसको तब भी ये कोई महसूस नहीं होता है, ऐसा क्यों कहा होगा उसने। लेकिन जब प्रेत आता है और प्रेत कहता है उससे कि ये तुम मेरे बेटे हो, और तो कहता है तो मेरी माँ, तो इसमें जो चरित्र है कौशल्या है, कौशल्या ने मुझे पाला, मैं तो आपको नहीं जानता। तो फिर वो बड़े जो गांव के बुजुर्ग को बताते हैं, हाँ ये बात सही है। तो वो उस माँ के प्रति और अधिक आभार व्यक्त करता है, जिसने उसको पूरे जीवन भर महसूस नहीं होने दिया कि वो उसकी सौतेली माँ है। तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पुस्तक के लिए, जिसका आज विमोचन होना है। अच्छा, वो सिसकती सांपले के लिए अमिता जी आपको सर द केज एंड सर आपकी बुक का आज विमोचन होना है। तो हाँ, गर्म राग और प्रेम दोनों का जी, मैं गर्म राग पर भी 2 शब्द बोलना चाहूँगा, शायद सर 2 मिनट। हाँ, 2 मिनट। गर्म राग, देखिए गर्म राग आप सबको लग रहा होगा गर्म राग क्यों रख दिया गया, जैसे प्रेत माँ में आपको, लेकिन गर्म राग पर ज़्यादा आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए थी कि गर्म राग क्या है। देखिए राग जब होती है किसी काम की, हम लोग जनरली प्राय राग बेकार ही हो जाती है और उसको हम लोग बेकार समझते हैं। गर्म राग है, इसका कुछ गर्मी अभी बाकी है। तो मेरे वैसे तो इसमें 5 कहानियाँ हैं, लेकिन जो गर्म राग मैंने रखा वो एक विषक्त, बहुत पढ़े लिखे विषक्त व्यक्ति की कहानी है। बहुत पढ़ा लिखा होता है वो और ज्ञानी होता है, कई विषयों में उसको महारत हासिल होती है, लेकिन किसी कारण से वो विषक्त हो जाता है और वो एक राग की बात हो जाता है। उसको किसी समाज को उसकी ज़रूरत नहीं है और समाज उसको नज़रों से देखता है। आप जानते हैं पागल से लोग दूर रहना चाहते हैं, लेकिन उसकी अच्छाइयों को एक व्यक्ति ने समझा, क्योंकि वो हो सकता है उसकी भी उसको ज़रूरत थी। एक बालक था, वो पढ़ा लिखा थोड़ा होशियार था, तो वो सोच रहा है कि मुझे अगर इस व्यक्ति की, मैं इसका जो पागलपन कुछ कम हो जाए तो हो सकता है मैं इससे अपना पढ़ाई करूँ। तो किसी भी व्यक्ति को आप जब सहानुभूति करते हैं, उसके साथ प्रेम प्यार से बात करते हैं, उसका बहुत कुछ ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं। तो ये कहता है, उसके पिताजी कहते हैं, उसको समझाते हैं, देखिए ये आप इसको आप राख देख रहे हो, आज कुछ नहीं है, राख के समान है, लेकिन कभी ये अंगारा था और अपनी उष्मा से बहुत सारे लोगों के काम आता था। और अगर आज भी इसको महसूस करिए और इसको आप ठीक से करिए तो ये आप भी गर्व है। सर दोनों किताबें हमारे विमोचन के लिए तैयार हैं सर, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से बड़ी ही खूबसूरती से आपने सत्र का समापन किया और सत्र को पूरा संचालित किया है, तो यही सत्र होते हैं। ऐसे ही हमारे जो सत्र को संचालित करने वाले लोग और जो लेखक होते हैं, हमारे प्रयास है कि साहित्य जो आगे बढ़े, उस प्रयास को हमारे सार्थक करते हैं। तो बहुत ही सार गर्भित, बहुत ही गंभीर और वाकई में जो साहित्य को लेकर हम सबके अंदर जो एक सम्मान है, उसको इस तरह के सत्र आगे जाहिर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर पुस्तकें हमारे जो लेखक इस वक्त मंच पे है, उनका विमोचन हो रहा है, तो उस की ओर हम आगे बढ़ेंगे और जो खास मेहमान है उन्हें हम बुलाएंगे।
चाहूँगी कि सर की बुक्स को लॉन्च करने के लिए शमीर टिक्कू जी, अवनीश शाश्वत जी और कनिका वासुदेव जी स्टेज पे आए। प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर ऑल। पुस्तक है यहाँ, उनके शीर्षक आपने देखे, प्रेत, माँ, गर्मरा, पिंजरा, दकेज, सिसकती सांकलें। तो इन पुस्तकों के जो नाम है वो अपने आप में काफ़ी कौतूहल भरने वाले हैं, तो ऐसे में पढ़िएगा ज़रूर इन पुस्तकों को। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी लेखकों को। तो इस पुस्तक का विमोचन जो आज इस हल्द्वानी लिटरेचर के मंच पर हो रहा है, तालियों से एक बार। ये सारी बुक्स बाहर स्टॉल में अवेलेबल है, आपको साइंड वर्जन मिल सकता है, तो डोंट लीव द चांस ऑफ हैविंग इट। Round of applause for all of them. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी स्टेज लेखकों पे का। बने रहें। अभी सम्मानित किया जाएगा आप सभी को स्मृति चिन्ह स्मृतियों में बरकरार रहे। तो जब तक आपका सम्मान सामने आ रहा है, तो जो मैंने कविता अपने मेरा ये कि आ रहा है अभी, इसका भी हल्द्वानी में इसका विमोचन होने वाला है संपुटी, तो उसकी एक कविता मैं आपको सुनाना चाहूँगा। मेरे मन करता है, ये आकाशवाणी में भी सुनाई जा चुकी है। तो सशक्त नारी इसका शीर्षक है। मानवीय देह में बेहद खूबसूरत हूँ मैं, रसभाव से गढ़ी एक अनुपम मूरत हूँ मैं। घूंघट में चाँद नहीं अब मैं, घूंघट में चाँद नहीं अब मैं, बादलों के ऊपर चमकता सूरज हूँ। थोड़े से बादल हैं अभी, सूरज हो गई हूँ लेकिन अभी थोड़े से बादल हैं। नजाकत की साख है पर, नजाकत की साख है पर, जज्बा बुलंद रखती हूँ मैं। पुरुष से जुगलबंदी करती, रिश्तों को जिंदा रखती हूँ। धनात्मक विचारों से भरी, धनात्मक विचारों से भरी इस संसार की एक धड़कन हूँ मैं। वेदना, संवेदना और कर्तव्यमय एक दुर्लभ व्यक्तित्व हूँ। सहज सरल निर्मल स्वच्छ, सहज सरल निर्मल स्वच्छ, कल कल बहती जलधार हूँ मैं। कमजोर अबला बेवस नहीं, कमजोर अबला बेवस नहीं, सशक्त मुखर ललकार हूँ। प्रेसी, माँ के एक नारी के कितने रूप होते हैं? प्रेसी, माँ, बेटी, पत्नी, बहन और तो और पुरुषों की प्रमुख ऊर्जा स्रोत हूँ मैं। मोजे, रुमाल, रसोई, बच्चे, अब तो देश संभालती हूँ। अब ज्ञान की ऊर्जा है मुझ में। ये ऊर्जा कहाँ से आए? ज्ञान ही ऐसा चीज है जो हर व्यक्ति को सशक्त बना सकता है। अब ज्ञान की ऊर्जा है मुझ में, संकटों से नहीं डरती हूँ मैं। घृणित नजरों को छुअन चाहतों से, घृणित नजरों और छुअन चाहतों से अब घबरा कर भागने वाली नहीं हूँ। बस 2 लाइन और हैं। मेरे विरुद्ध, अभी यहाँ बातें हो रही थी ना, कल जो सेशन था एक नारी सशक्तिकरण पर, नारियों का पूरा समूह बैठा था, तो वो भी इस बात पर मैं बिल्कुल पहल करता हूँ। मेरे विरुद्ध अपने हित पुरुषों ने बनाए जो नियम, उनके विरुद्ध प्रबल विरोध कर सकती हूँ। करती भी हूँ, प्राय नहीं करती हूँ, लेकिन कर सकती हूँ। मेरे अंदर शक्ति है। 9 माह गर्भ में धारण करती, 9 माह गर्भ में धारण करती, नीड़ में बैठ शिशुओं को पालती हूँ। ध्यान से महिलाएं के लिए है। 9 माह गर्भ में धारण करती, नीड़ में बैठ शिशुओं को पालती हूँ, पर स्वयं भी स्वच्छंद डैने फैलाकर उड़ सकती हूँ। अंतिम लाइन है। कोयल सी कूक से हरसाती, प्रेम रस बरसाती हूँ। कोयल की कूक से हरसाती, प्रेम रस बरसाती हूँ, पर काली के रूप से कुकर्मियों को डराने वाली हूँ। समान अधिकार कर्तव्यों को समर्पित एक सुंदर सशक्त नारी हूँ। ये मेरी
आकाशवाणी में भी ये कई बार सुनाई जा चुकी है। तो मैं नारियों के लिए विशेष तौर से समर्पित था। आपने समय दिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। काफ़ी बेहतरीन पुस्तकें दीपक उपाध्याय की पिंजरा तक कुछ एक मैं भी पढ़ने पलट रही थी। तो लगता है कहानियाँ पढ़नी चाहिए हम सबको सच्चाई जानने के लिए, और कौशल की, और साथ में यहाँ पर शिशक्ति शामिल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब आप लोग आए हैं, इस मंच की शोभा बढ़ाई है, इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। तो इस सम्मान हमारी तरफ से हल्द्वानी लिटरेचर फेस्ट 2022 की तरफ से। तालियां बजती रहे। आकाश पीछे से पूरा ग्रुप मान लो।